दोस्तों लगातार रुपए के मूल्य में गिरावट आ रही है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या वाकई में इस देश की अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी है, या मोदी का जो मैजिक था वो खत्म हो चुका है? आखिर विदेशी निवेशकों का भरोसा टूट चुका है? क्या बड़े नुकसान होने वाले हैं? फिर हम लोग बात करेंगे कि जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपी थी, तो उस समय $1 का मूल्य कितने रुपए के बराबर था? इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज की डेट में, यानी जो 8 दिसंबर 8:33 पर AM सुबह $100 बराबर $9,014.94 आ गया है। ठीक है ना? यानी रुपए के मूल्य में क्या हुई? कल की अपेक्षा और गिरावट आ गई। ठीक है ना? क्या हुई? और गिरावट आ गई। आप देख सकते हैं ये ग्राफ के द्वारा। अब इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गिरावट क्यों आ रही है। लेकिन उससे पहले हम ये बात करेंगे कि $1 बराबर ये कितना हुआ जाके? $90.14। यानी इतना हुआ। अब इसी वक्त हम ये भी बात कर लेते हैं कि मई 2014 में जब मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश की सत्ता सौंपी थी, उस समय जो $1 बराबर था, कितना? $1 बराबर था वो 59 रुपीज से 60 रुपीज के बराबर। तो आखिर ये कमी हो रही है या ये बढ़ रहा है? इस बात को समझिए पहले। दोस्तों, अगर ये एक पेन $1 का है और हमारे पास 90 रुपए हैं, तभी हम इसको खरीद सकते हैं वर्तमान की समय में। और मनमोहन सिंह के समय अगर हमारे पास 59 रुपीज होते, तब हम इस पेन को, यानी जब तब भी इस पेन का अगर $1 रुपए रहे होता, तब भी हम इसको खरीद लेते। तो जाहिर सी बात है, जो 59 रुपीज हमें पे करना चाहिए था, वो बढ़ के कितना हो गया? 90 रुपए हो गया। यानी इसी को हम कह सकते हैं रुपए के मूल्य में क्या हो रही है? तेजी से गिरावट हो रही है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जितना मूल्य में गिरावट आएगी, उतना ही विदेशी निवेशक आएंगे। दोस्तों, ये तब होता है जब हम मुद्रा का मूल्य खुद गिराएं, ना कि अर्थव्यवस्था से गिरे। अब ये स्थिति क्या है? 90 रुपए जो लगातार घट रहा है, देश की जर्जर अर्थव्यवस्था का सूचक है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं 1991, कितना? 91 में लोगों के पैरों में चप्पल नहीं हुआ करते थे। यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत जर्जर थी, और उसको संभालने वाले कौन थे? जो वित्त मंत्री थे उस समय, मनमोहन सिंह। उन्होंने इस देश की व्यवस्था को संभाला। 1991 में लोगों के पैरों में चप्पल नहीं थे, और 2004 आते आते लोगों के हाथ में मोबाइल आ जाता है। और 14 में जो है क्या है? स्मार्ट फोन आ जाते हैं। यानी 2014 तक स्मार्टफोन लोगों के हाथों में आने लगते हैं। तो ये संचार क्रांति ही नहीं, सारे क्षेत्रों में डेवलपमेंट था। इस बात को और समझिएगा। आखिर अब हम लोग बात करेंगे कि इस देश क्यों रुपए के मूल्य में गिरावट आ रही है। दोस्तों, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो अब हम बात करते हैं आखिर रुपए का मूल्य क्यों गिरता जा रहा है, उसके कारण क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं $1 बराबर 90 रुपए 14 पैसे है। अगर ये घटकर, या आप कह सकते हैं रुपए का मूल्य अगर बढ़ जाए, और बढ़ के ये कितना हो जाए? 80 रुपए हो जाए, या 70 रुपए हो जाए, तो ये 70 रुपए, यानी $1 बराबर 70 रुपए हो जाए, तो ये 90 की अपेक्षा ये बेहतर अर्थव्यवस्था का सूचक माना जाएगा। ठीक है ना? लेकिन हो क्या रहा है? 90.14, यानी 90 रुपए 14 पैसे से ये बढ़कर किधर की तरफ जा रहा है? 100 की तरफ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, खराब अर्थव्यवस्था का सूचक है। तो अब वो कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों के बारे में हम लोग बात करते हैं।
देखिएगा, पहला रुपए के मूल्य के बारे में समझें तो ठीक मांग और पूर्ति की तरह है, रुपए का मूल्य घटता और बढ़ता है। जैसे दुनिया के जो देश हैं, अगर भारतीय वस्तुओं को वो खरीदना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उनको रुपए की जरूरत पड़ेगी, और जब रुपए की अधिक जरूरत होगी तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब मांग बढ़ जाएगी तो रुपए का जो मूल्य है, ठीक है ना, वो 90 से घटकर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 60 आ सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या हो सकती है, गिरावट आ जाएगी। अब देखते हैं कारण, जिनमें से सबसे पहला कारण है 2016 में नोटबंदी। देखिए, असल में जो नोटबंदी लाई गई थी 8 नवंबर 2016 को, उसका सबसे बड़ा कारण राजनीति था, और उठा के नोटबंदी को पूरे देश में झोंक दिया गया। कहने का मतलब है 85% जो मुद्रा है उस पर क्या हो गया, रोक लगा दी गई, और 15% अर्थव्यवस्था, मतलब 15% मुद्रा पर जो है क्या है, देश की अर्थव्यवस्था एक लंबे समय तक निर्भर रही है। परिणाम क्या हुआ, जो छोटे लघु कुटीर उद्योग थे वो क्या हो गए, धीरे धीरे बंद हो गए। उनमें से कई सारी ऐसी मोदी जी की नीतियां थी जो उन्होंने लागू किया था कि स्टार्टअप वगैरह, वो सब इसी नोटबंदी में क्या हो गए, धराशायी हो गए, खत्म हो गया। वही स्टार्टअप बच पाए जो जिनके पीछे बड़ा बैकअप था, उन स्टार्टअप संभल पाए, बाकी क्या हो गए, ध्वस्त हो गए। और जब नोटबंदी कर दी गई तो जाहिर सी बात है देश में मुद्रा की कमी हो गई, तो जाहिर सी बात है विदेशी जो निवेशक हैं उनका आगमन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, कम हो गया, मतलब नीचे इसका ग्राफ गिर गया। अब दो तरीके के निवेशक आते थे, एक थे दिल्ली रूट और दूसरा था बॉम्बे रूट। पहले हम बात करते हैं दिल्ली रूट के बारे में। दिल्ली रूट के माध्यम से वो निवेशक आते थे जो इस देश में कंपनी लगाते थे, और जब कंपनी लगाते थे तो जाहिर सी बात है पैसा लेके आते थे, मजदूर यहाँ के होते थे, काम करने वाले यहाँ होते थे, तो वो जमीन खरीदते थे, प्लांट लगाते थे, बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट होता था। जब इन्वेस्टमेंट बड़ी मात्रा में होता था तो जाहिर सी बात है वो भारत आएंगे डॉलर लेकर, और यहाँ पर उनको क्या दिया जाएगा, रुपया दिया जाएगा, तो रुपए की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो दिल्ली रूट भी क्या हो गया, इस नोटबंदी से कमजोर पड़ गया। उसके बाद हम बॉम्बे रूट की बात करते हैं। बॉम्बे रूट का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज, यानी शेयर बाजार में जो निवेशक होते हैं उनको क्या कहलाते हैं, बॉम्बे रूट कहते हैं। अब आप बॉम्बे रूट को उठा के देखेंगे तो जो FII है ये लगभग 2022 से 2025 के बीच में, यानी महज 21-22 कह सकते हैं, 21-22 से लेकर 25 तक, यानी 4-5 सालों में लगभग 9 लाख करोड़ रुपया भारत के बाजार से क्या हो गया, निकल चुका। और जब मार्केट से पैसा निकल चुका तो जो कंपनी में इन्वेस्ट करते थे, पोर्टफोलियो खरीदते थे, शेयर खरीदते थे, वो क्या हो गए, एकदम डाउन चले गए। वर्तमान में अगर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो में लोगों के 30 से लेकर 40% तक, यहां तक कि 70-80% क्या हो गए, गिरावट हो गई, यानी बहुत बड़ी मात्रा में पोर्टफोलियो डाउन हो गया। लेकिन आप देखेंगे सेंसेक्स लगभग अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। उसके पीछे कारण क्या है, सेंसेक्स में कुछ गिनी चुनी कंपनियां होती हैं, और उन गिनी चुनी कंपनियों की वजह से सेंसेक्स ऊपर दिखाता है। वही हाल निफ्टी का होता है, वही मिड कैप का भी होता है। तो ऐसी स्थिति में सेंसेक्स तो बढ़ रहा है लेकिन पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि विदेशी निवेशक क्या है, उनकी स्थितियां बहुत कमजोर हैं, वो भारत में निवेश करने से बच रहे हैं। अब निवेश करने से बच क्यों रहे हैं, इसके पीछे कुछ और कारण हैं। इन कारणों में पहले तो यह है चुनावी चंदा, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि कई राजनीतिक पार्टियों ने कंपनियों के ऊपर छापा मरवाया ताकि आप हमको राजनीतिक चंदा दें और उससे छूट लें। और जिस देश में राजनीतिक पार्टियां ही, सत्ताधारी पार्टी ही एक वसूली गैंग के रूप में बन जाए तो निश्चित रूप में इस देश की अर्थव्यवस्था का चौपट होना तय है। इतना ही नहीं, नोट के बदले वोट दिलाना, जैसे अभी बिहार के चुनाव में देखा गया है कि 10-10 हज़ार दिए गए,
वोट प्राप्त करने के लिए। हालांकि उनके लिए तो ये बताया गया कि वो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सही मायने में जो जनता को पैसा दिया गया वो वोट के लिए दिया गया। और इस बात को आप राजनीतिक मुद्दे में तो बता सकते हो, लेकिन विदेशी के निवेशकों को बुला नहीं सकते हो, क्योंकि विदेशी निवेशक समझते हैं कि देश की जो पार्टियां हैं वो राजनीतिक चंदा लेना और फिर वोट खरीदने के लिए नोट का इस्तेमाल करना, ऐसी स्थिति में निवेशकों का जो विश्वास होता है इस देश के प्रति, नीतियों के प्रति, वो कमजोर होता है। फिर सरकारों का अस्थिर होना, जैसे कई राज्यों में बार बार सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारों को गिराया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में यदि कोई निवेशक कंपनी इन्वेस्ट करता है तो जो अगली सरकार आती है उसके सामने पुनः वही चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं जो उस समय दूसरी सरकार में थी, यानी पहले सरकार में। तो इसी के कारण जो रुपए का मूल्य है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। तो दोस्तों, हालांकि इसमें रुपए के मूल्य के गिरने के अन्य कई कारण हैं। सॉरी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।